आइए आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेव्स के बारे में, इंटरवल और सेगमेंट के बारे में। चलिए पढ़ते हैं वेव्स के बारे में। जब हम ईसीजी के वेव्स को देखते हैं एक ग्राफ पेपर पे, जिसे ईसीजी ग्राफ पेपर कहते हैं, तो सबसे पहले जो वेव्स आएंगे वो वेव है पी वेव। ये पी वेव सबसे पहले बनने वाला वेव पैटर्न्स है जो मुख्य रूप से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन या एट्रिया में सिस्टोल या फिर डीपोलराइजेशन के कारण बनता है। तो पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में बनता है। दूसरा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशंस को इंडिकेट करता है। तीसरा जो वेव है वो है टी वेव जो वेंट्रिकल्स के रीपोलराइजेशंस को इंडिकेट करता है। अब पढ़ते हैं इंटरवल्स और सेगमेंट के बारे में। पहला पढ़ते हैं पी आर इंटरवल्स। पी वेव जहां से स्टार्ट होता है और क्यू वेव जहां पर स्टार्ट होता है, उन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स के बीच का जो इंटरवल है उसे हम पी आर इंटरवल कहते हैं। पी आर सेगमेंट, पी आर सेगमेंट कहा जाता है पी वेव जहां पर खत्म होता है और क्यू वेव जहां पर स्टार्ट होता है, उन दोनों के बीच के सेगमेंट को पी आर सेगमेंट कहते हैं। ये पी आर सेगमेंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन भी कहा जाता है या बेस लाइन कहा जाता है, क्योंकि इसी लाइन से हम तय करते हैं कि कौन सा वेव ऊपर है और कौन सा वेव नीचे है। तो ये बेस लाइन है या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहा जाता है। पी आर इंटरवल्स के बाद पी आर सेगमेंट। और अब पढ़ते हैं एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट जहां पर क्यू वेव खत्म होता है और टी वेव स्टार्ट होता है, उसके बीच के सेगमेंट को कहते हैं एस टी सेगमेंट। क्यू टी सेगमेंट जहां पर क्यू स्टार्ट होता है और टी खत्म होता है, उन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्यू टी इंटरवल या क्यू टी सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब डिटेल से पढ़ते हैं हर एक वेव्स के बारे में और इंटरवल्स के बारे में, और ये पता करेंगे कि वो वेव्स का काम क्या है, वो वेव्स क्यों ऑब्जर्व होते हैं, कैसे ऑब्जर्व होते हैं। पी वेव, सबसे पहले पढ़ते हैं पी वेव। पी वेव स्मॉल पॉजिटिव स्मूथ वेव है। ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको ये पी वेव। इट इज अ स्मॉल पॉजिटिव पी वेव जो इंडिकेट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशंस को और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को एट्रियल सिस्टोल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसए नोड। एसए नोड के ऑटोरिथमिक फाइबर, जहां पर सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है और वो एक्शन पोटेंशियल्स एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम में जाता है थ्रू योर मसल्स। तो ये पी वेव उसी को इंडिकेट करता है। तो हम इसके पीछे भी देख सकते हैं कि सबसे पहले एसए नोड, एसए नोड में इंटरनोडल पाथवे है जिस पाथवे के थ्रू एबी तक करंट पहुंचता है, और दूसरा है बैकमैन बंडल्स। इस बैकमैन बंडल्स की मदद से राइट एट्रियम से एक्शन पोटेंशियल लेफ्ट एट्रियम के साइड में चला जाता है। यहां पर हम बैकमैन बंडल्स को कंफ्यूज नहीं करेंगे बंडल ऑफ हिस से। बंडल ऑफ हिस का सिचुएशंस होता है कहां पर, सेप्टम पे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, और इसका काम है वेंट्रिकल्स में करंट का फ्लो करना। जबकि बैकमैन बंडल्स दो एट्रियम के बीच में एक बंडल्स पाया जाता है और इसमें भी गैप जंक्शंस का बहुत ही बड़ा योगदान है। इस गैप जंक्शंस की मदद से करंट एक जगह से दूसरी जगह फॉलो होता है। तो इसे हम समझ सकते हैं एक और फिगर्स में कि साइनोएट्रियल में सबसे ऊपरी जो भाग है जिसे हमने गोल से घेरा हुआ है, ये भाग दिखाता है एसए नोड को, जो कि होता है ऑटो रिदमिक फाइबर जो खुद से इंपल्स जनरेट करता है।
और नीचे में जो मसल्स फाइबर है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम्स, जो कि एट्रियम में पाए जाते हैं। दोनों के बीच में ये ज्वाइनिंग है, ये गैप जंक्शंस है, और इस गैप जंक्शंस की मदद से इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट होता है ऑटो रिदमिक फाइबर से मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स में। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर जहां पे कॉन्ट्रैक्शंस होता है ये खुद से जनरेट नहीं हो सकता है, इसके लिए इसे कोई बाहरी इंपल्स चाहिए जो कि एसए नोड के ऑटो रिदमिक फाइबर से मिलता है। तो हमने देखा यहाँ पे दो तरह के मसल्स फाइबर हैं, एक ऑटो रिदमिक फाइबर और एक कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स फाइबर या मायोकार्डियम्स। दोनों से बनने वाले ग्राफ्स भी हम एक बार फिर से नजर डालते हैं, हालांकि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। एसए नोड में पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल होता है, फेज 4 में देखेंगे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मायोकार्डियम में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स होता है। पेस मेकर पोटेंशियल इसलिए क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअस एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होते रहता है थ्रू आउट लाइफ। और एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे इसलिए यहाँ रेस्टिंग दिखाया गया है कि ये इंपल्स ही जब आता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब चला जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा देर के लिए आराम करता हुआ दिखता होगा आपको यहाँ से फेज 4 में। तो यहाँ पर दो तरह के एक्शन पोटेंशियल को दिखाया गया है। पहला दिखाया गया है साइनोएट्रियल नोड्स में ऑटो रिदमिक फाइबर्स को। तो देखेंगे पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल्स में सोडियम आयंस अंदर की तरफ जाता है यहां पर, जिस कारण से पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल्स जो सीधे नहीं होके थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता दिखेगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिल्कुल सीधा दिखेगा, यहां पर देखेंगे बिल्कुल सीधा है ये। और यहां से रैपिड डीपोलराइजेशन भी आपको दिखता होगा जो लगभग स्ट्रेट लाइन दिखता है। इसका कारण है मुख्य रूप से वोल्टेज गेटेड सोडियम आयंस का अंदर आना। फिर हम देखेंगे फेज 1, फेज 0 के बाद फेज 1 कॉन्ट्रैक्ट मायोकार्डियम में, जो हमें इंडिकेट कराता है पोटेशियम आयंस के बारे में। पोटेशियम आयंस यहां से बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखता होगा। फेज 2 में देखेंगे प्लेट्यू फेज, जहां पे कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ दिखता है। और फिर बात करेंगे रीपोलराइजेशन, फेज 3, जहां पे पोटेशियम आयन बाहर जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। हम देखते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म्स और ईसीएफ फ्लूइड के बारे में। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट दिखाया गया है जिसे हमने मुख्य रूप से ग्रीन, ब्लू, रेड और फिर ग्रीन, ये ग्रीन इंडिकेट करता है फिर से फेज 4 को। तो देखोगे यहाँ पे रेस्टिंग ना होके ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था बेकमैन्स बंडल्स के बारे में, हालांकि बाकी चीजें भी हम देखेंगे। ये हमने वेब्स को देखा है, पी वेब जो एट्रिया को इंडिकेट करता है, QRS जो कि वेंट्रिकल्स को इंडिकेट करता हुआ दिखता होगा। तो पी वेब डीपोलराइजेशन दिखाता है एट्रियल मायोकार्डियम्स का, QRS कॉम्प्लेक्स ये डीपोलराइजेशन दिखाता है वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम्स का, और टी वेब ये इंडिकेट करेगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम्स को। तो यहाँ पर टी वेब्स को भी इंडिकेट किया गया है, पी वेब। हालांकि पी वेब बहुत छोटा दिखता है एज कम्पेयर टू QRS, क्योंकि मसल्स कम होंगे एट्रिया में वेंट्रिकल्स की अपेक्षा। तो ये QRS वेंट्रिकल्स को इंडिकेट करता है, जिसका मतलब हो गया कि वेंट्रिकल्स में ज्यादा मसल्स है, एक्शन पोटेंशियल्स की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, और एट्रिया में मसल्स कम है, एक्शन पोटेंशियल की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। फिर आते हैं, यहां हमने बात की पी वेब की। पी वेब में मुख्य रूप से पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशंस के कारण देखा जाता है बहुत सारी बीमारियों को। तो यहाँ पे हमने देखा था पोटेशियम आयंस जो हमने रिपोलराइजेशन फेज में दिखाया गया है यहाँ पे मुख्य रूप से। तो पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशंस के कारण मुख्य रूप से देखा जाता है इसमें एबनॉर्मलिटी, हालांकि बाकी आयंस का भी बिल्कुल योगदान होगा। तो मान करते कि यदि पी वेब इंडिकेट ही ना करे ईसीजी ग्राफ पर, इसका मतलब होगा कि एट्रियल फिब्रिलेशंस है। तो एट्रियल फिब्रिलेशंस में हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है
और इस कारण से वेंट्रिकुलर डायस्टोल इफिशिएंट रूप से नहीं हो पाता है, अच्छे तरीके से वो रिलैक्स नहीं होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्योंकि पी वेव जो है मिसिंग है, यहाँ पर ही एक्शन पोटेंशियल अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी नहीं हो पाएगा इसके कारण, क्योंकि आगे ही इंपल्स पहुंचता है वेंट्रिकल्स तक, वो भी इफेक्ट होगा। बात करते हैं पीआर सेगमेंट की। पीआर सेगमेंट जहां पे पी वेव खत्म होता है और क्यू स्टार्ट होता है, ये एक फ्लैट लाइन है पी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में। ये रिफ्लेक्ट करता है स्लो कंडक्शन। यहाँ देखोगे बिल्कुल सीधा जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसे हमने बेस लाइन, रेफरेंस लाइन या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहा है। तो ईसीजी में आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, रेफरेंस लाइन या बेस लाइन क्या होता है? वो होता है पी आर सेगमेंट। हमें पी आर सेगमेंट और पी आर इंटरवल से सचेत होना कि पी आर इंटरवल कहां से कहां तक है, जहां से पी स्टार्ट हुआ है और क्यू जो है स्टार्ट हुआ है, उन दोनों के बीच का। जबकि पी आर सेगमेंट की बात करेंगे तो पी जहां खत्म हुआ है और क्यू स्टार्ट हुआ है, उन दोनों के बीच का। ये इंडिकेट करता है स्लो कंडक्शन, क्योंकि एबी में बहुत ही स्लो कंडक्शन होता है एज कंपेयर टू। तो इस इतना समय लगता है कि एट्रिया में बिल्कुल अच्छे तरीके से रिलैक्स हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन होके वो अच्छे से रिलैक्स होने लगे, तब तक वेंट्रिकल्स में करंट जाए। इसी कारण से एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते। तो ये स्लो कंडक्शन को दिखाता है एबी नोड पे। और इसमें यदि कोई भी एम्पलीट्यूड देखोगे ऊपर या नीचे होता है, तो इसी से हम मेजर करते हैं पी आर सेगमेंट से, जो लगभग चेंज नहीं होता है। पी आर इंटरवल्स की बात की जाए तो पी आर इंटरवल्स पी वेव और क्यू आर एस के बीच का डिस्टेंस है, और ये नॉर्मल कंडक्शंस बताएगा एट्रिया से वेंट्रिकल्स के बीच में। यदि इसमें थोड़ी सी भी एबनॉर्मलिटी आएगी, इसका मतलब एबनॉर्मल कंडक्शन हो रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल्स के बीच में। तो एट्रिया से वेंट्रिकल्स के बीच में नॉर्मल कंडक्शंस को इंडिकेट करने वाला जो इंटरवल है वो है पी आर इंटरवल। अब बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और उसके ड्यूरेशंस की। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये मुख्य रूप से इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशंस को, जिसमें हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ही इंडिकेट किया जाता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स। कारण कि लेफ्ट वेंट्रिकल साइज में बहुत बड़ा होता है और उसमें डेवलप होने वाले इलेक्ट्रिकल वेक्टर कई गुना ज्यादा होगा, लार्ज होगा एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स का। तो क्यू आर एस वेव जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए कि क्यू आर एस वेव लेफ्ट वेंट्रिकल्स का ही रीड किया जा सकता है, राइट वेंट्रिकल्स का नहीं, या बहुत ही मुश्किल होगा राइट वेंट्रिकल्स का डेवलप करना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो उसे डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई भी हम बात करेंगे लीड्स, उसे डिटेक्ट करने में पॉसिबल नहीं है। जहां तक हमने पिछले क्लासेस में 12 लीड्स को स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि राइट वेंट्रिकल्स को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वेक्टर बहुत छोटा होता है। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ही मुख्य रूप से स्टडी किया जाता है, तो वहां पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल वेंट्रिकल्स बहुत बड़ा होता है, बड़े साइज का होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एक्शन पोटेंशियल भी काफी जनरेट करेगा। QRS एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के ही डीपोलराइजेशन को, जैसे कि अभी हमने चर्चा किया। हाँ, यदि QRS शॉर्टर है, इसका मतलब जल्दी जल्दी रिपोलराइजेशन हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, और जल्दी जल्दी डीपोलराइजेशन हो रहा है। नॉर्मली ये बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि QR कॉम्प्लेक्स बड़ा हो जाए, इसका क्या मतलब होगा? स्लो डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करेगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे हो रहा है। तो स्लो डीपोलराइजेशन एक डिसफंक्शन को इंडिकेट करेगा, क्योंकि स्लो डीपोलराइजेशन होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही धीरे धीरे से होगा, जो कि एक डिसफंक्शन है वेंट्रिकल्स का। अब बात करते हैं QRS ड्यूरेशंस की। ये टाइम इंटरवल है वन सेट टू द एंड ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स में। तो यहां पे हमने देखा कि QRS ड्यूरेशंस की चर्चा करते हैं, ये भी कम और ज्यादा होता है, बिल्कुल वही कॉम्प्लेक्स या ड्यूरेशन मतलब समय के साथ हुआ, बिल्कुल उसी चीज को इंडिकेट करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ST सेगमेंट के बारे में और T वेव के बारे में। ST सेगमेंट में हम बात करेंगे, ST सेगमेंट किसे इंडिकेट करता है? S जहां पर खत्म होता है और T जहां पर स्टार्ट होता है।
ये फेज 2 को इंडिकेट करता है एक्शन पोटेंशियल में, जिसे हम प्लेट्यू फेजेस भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं फिर से उस फेजेस को। ये ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ है, ये एसटी सेगमेंट इसी फेज को इंडिकेट करता है, प्लेट्यू फेज को, जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ जाता है और पोटेशियम आयंस भी उसी वक्त थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है। इस कारण से डीपोलराइजेशन मेंटेन रहता है, ये ग्राफ नीचे की तरफ नहीं गिर पाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ द डीपोलराइजेशन है, जिसे प्लेट्यू फेज कहते हैं, फेज 2 कहते हैं। यहाँ पर फेज 2 से दिखाया गया उसको। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेज 2 की। ये एसटी सेगमेंट उसी फेज को इंडिकेट करता है। यदि एसटी सेगमेंट में किसी तरीके का डेविएशन होता है तो ये इस्केमिया को इंडिकेट करेगा, जैसे कि एक्यूट मायोकार्डियम इस्केमिया, ये उसे भी इंडिकेट कर सकता है। एसटी सेगमेंट डिप्रेशंस या एसटी सेगमेंट एलिवेशंस भी होता है, जो अलग अलग तरह के डिजीज को इंडिकेट करता है। और एसटी सेगमेंट जहां पर स्टार्ट होता है, यहां हम देखेंगे इस पॉइंट में, इसे हम जे पॉइंट कहते हैं। जे पॉइंट के बारे में हम थोड़े समय के बाद पढ़ेंगे कि जे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तब इस जे पॉइंट का स्टडी करना भी जरूरी होता है कि इस जे पॉइंट में किस तरह के इंपल्स आते हैं। मतलब एसटी सेगमेंट जहां से स्टार्ट होता है, एसटी सेगमेंट या कहें एस सेगमेंट, एस वेव जहां खत्म होता है वहां से एसटी सेगमेंट स्टार्ट होता है, उसी पॉइंट को जी पॉइंट कहते हैं, सॉरी जे पॉइंट कहते हैं। ये जे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी करना चाहिए। आगे हम करेंगे टी वेव। टी वेव इंडिकेट करता है रैपिड डीपोलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फेज, जो मुख्य रूप से फेज 3 को इंडिकेट करता है। और नॉर्मल टी वेव असिमेट्रिकल होता है, स्टेपर होता है, डाउनवर्ड होता है। तो हम देखेंगे इस टी वेव को, ये फेज 3 को इंडिकेट करता है। तो आइए देखते हैं फिर से फेज 3। फेज 3 देखते हैं रैपिड रीपोलराइजेशंस, ये वेंट्रिकल्स के रीपोलराइजेशंस को, जो हमने कहा है फेज 3। ये हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम्स में। तो हमने देखा था दो तरह के मसल्स फाइबर, एक ऑटोरिथमिक मसल्स फाइबर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद जनरेट होती है, और दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद जनरेट नहीं होगी, वो दूसरे के इंपल्स से एक्शन पोटेंशियल उसमें जनरेट होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एसए नोड से इंपल्स आता है इस कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम्स में। एसए नोड का मतलब यहाँ पे ऑटोरिथमिक्स मसल्स फाइबर को इंडिकेट किया, जो आपस में जुड़े होते हैं गैप जंक्शंस के थ्रू। ये भी हमने देखा था। और हमने देखा था कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में बैकमेंस बंडल के थ्रू ये जाता है करंट्स, और इसमें भी गैप जंक्शंस का ही योगदान है इस बंडल्स में, जो हम यहाँ पे देखते हैं गैप जंक्शंस। इसके बारे में भी हमने पिछले क्लासेस में डिटेल से पढ़ा है। अब एसटी सेगमेंट के बाद अब बात करेंगे यू वेव की। यू वेव हम देखते हैं तो बहुत ही ओकेशनली दिखाता है यू वेव, टी वेव के बाद कभी कभी देखा जा सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि यू वेव हमेशा ही देखा जाए, लेकिन कभी कभी ओकेशनली देखा जा सकता है। और इसका एम्पलीट्यूड लगभग 1/4 होता है टी वेव का। टी वेव देखो कि एम्पलीट्यूड काफी बड़ा है। यदि हम यहाँ से एक लाइन खींचे और इसके जो मैक्सिमम पार्ट है उसको उस लाइन तक मिलाए, वो एम्पलीट्यूड हुआ। तो एम्पलीट्यूड इसका बड़ा है टी वेव का एज कंपेयर टू यू वेव। इसमें हम देखेंगे जे पॉइंट्स को भी। जे पॉइंट मेजरमेंट है एसटी सेगमेंट का एलिवेशंस, और कभी कभी इसी जे पॉइंट को स्टडी किया जाता है कि एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे J60 पॉइंट भी है। जब हम एक्सेसिव एक्सट्रेस टेस्टिंग के लिए इस जे पॉइंट में J60 को भी हम लोग कभी कभी स्टडी करते हैं कि स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त इस पॉइंट को मेजर किया जाता है कि ये पॉइंट्स किस तरह से करंट्स को जनरेट कर रहा है, क्या इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं। तो इसी जे पॉइंट्स को स्टडी किया जाता है। तो J60 कहे जाए थोड़ा सा आगे है, या जे पॉइंट्स जहाँ एसटी सेगमेंट स्टार्ट होता है वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए। विगरस एक्सरसाइज करते उस वक्त इसमें इंपल्स का जनरेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं हम लोग QT ड्यूरेशंस और QTC ड्यूरेशंस के बारे में। QT ड्यूरेशंस हम बात करते हैं जब हम देखा कि Q इंटरवल्स, जहां पे Q स्टार्ट होता है वेव्स और T खत्म होता है, इसके बीच के इंटरवल्स को QT ड्यूरेशंस भी कहते हैं। ये बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशंस और उसके रीपोलराइजेशन, मतलब
एक्टिवेट कब हो रहा है वेंट्रिकल्स में, उसमें कब कॉन्ट्रैक्शंस होता है और वो कब रिलैक्स हो रहा है, ये पूरे ड्यूरेशंस को QT ड्यूरेशंस कहते हैं। ये वन सेट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है, जहां पे QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है और T वेव जहां खत्म होता है वहां तक का ड्यूरेशंस है। हाँ, यदि QT ड्यूरेशंस ज्यादा होगा तो हार्ट रेट्स कम होगा, और यदि हार्ट रेट्स ज्यादा होगा तो QT ड्यूरेशंस कम हो जाएगा। That means they are the inversely related to heart rate, एक दूसरे का इनवर्सली रिलेटेड है। QT ड्यूरेशन बढ़ेगा, हार्ट रेट कम होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा तो QT ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से लीड 2 या V5 या V6 से मेजर किया जाता है। इस लीड्स के बारे में हमने पिछले क्लासेस में चर्चा की हुई है। अब बात आती है करेक्टेड QT इंटरवल्स क्या है, जैसे हमने QT स्मॉल c से भी इंडिकेट करते हैं, QTC इंटरवल्स। ये QT इंटरवल्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स या एडजस्टेड लिमिट्स, दो तरह के हम QT इंटरवल्स है कि पहले हमने नॉर्मल लिमिट्स में QT इंटरवल दिया और दूसरे को हमने एडजस्ट किया। तो एडजस्टेड QT इंटरवल्स को ही करेक्टेड QT इंटरवल्स कहते हैं, या उसे हम शॉर्ट में QTC इंटरवल्स भी कह सकते हैं। QTC एस्टिमेट होता है QT इंटरवल हार्ट रेट, जिसमें 60 बीट्स पर मिनट के हिसाब से उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो उसका एक कैलकुलेशंस है QT इंटरवल्स का। QTC इंटरवल्स यदि प्रोलॉन्ग होता है तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया एराइज होता है, जिसे टॉर्टिस डी पॉइंटिस स्पेशली इसमें देखा जाता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया में, और कंजेनाइटल शॉर्ट QT सिंड्रोम्स एसोसिएट होता है मुख्य रूप से पर ऑक्सीमल एट्रिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से, इससे सडन डेथ भी हो सकती है। तो QT प्रोलोंगेशंस मेल्स में 440 मिलीसेकंड देखा गया और फीमेल्स में 460, तो फीमेल्स में QTC प्रोलोंगेशन थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। तो इसको कैसे निकालते हैं QTC प्रोलोंगेशंस को, तो इसका फॉर्मूला है जिसमें हम लोग सिर्फ बेजेट्स फॉर्मूला की चर्चा करेंगे, जो एक फिजिशियंस थे, MD थे। उसके बाद फ्रेडेरेसिया फॉर्मूला, फ्रेमिंगेमन फॉर्मूला और होगेस फॉर्मूला की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ बेजेट फॉर्मूला की चर्चा करते हैं कि बेजेट फॉर्मूला में QTC प्रोलोंगेशन सबसे इजी है। QT को हम लोग अंडर रूट करते हैं RR इंटरवल्स में। यहाँ हम देखते हैं बेजेट फॉर्मूला में किस तरह से हम स्टडी करेंगे QTC कैसे निकालते हैं। हमने बात की थी 60 मिनट में, तो यहाँ देखिए R और R के बीच का इंटरवल, यहाँ पे लिया गया ECG ग्राफ, ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये T वेव है, और फिर से यहाँ पर आप देखोगे फिर से एक वेव आता है P वेव, P वेव के बाद फिर QRS कॉम्प्लेक्स आता है। तो यहाँ पे जो R हो गया और दूसरे R के बीच में इंटरवल देखते हैं कितना इंटरवल है, कितने छोटे छोटे ये खाने हैं। एक खाना लगभग 1 mm का होता है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 24.5, इन दोनों के बीच में, दोनों RR के बीच में 24.5 छोटे छोटे खाने हैं, और एक जो होता है स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर, वो होता है 1 mm का। तो R और R के बीच की वैल्यू है 24.5 mm, 24.5 mm है। अब इस mm को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक जो इंटरवल होता है वो होता है 0.04 सेकंड का, तो लगभग 0.98 सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया। अब QT वैल्यू देखेंगे, QT वैल्यू है 13 mm। ये QT वैल्यू का यहाँ पे बताया गया कि Q और T के बीच में जो वैल्यू है वो 13 है। यहाँ पे हम काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ से लेके और T इंटरवल्स जहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि QT इंटरवल क्या होता है कि Q जहाँ से स्टार्ट होता है और T जहाँ पे खत्म होता है उसके बीच का वैल्यू है। तो T यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो बीच में हम देखेंगे, काउंट करेंगे तो लगभग 13 आपको दिखते हैं खाने। तो एक खाना जो है 1 mm का है, तो यहाँ से लेके T जहाँ खत्म हुआ और Q जहाँ स्टार्ट हुआ तो वो 13 mm आएगा जी QT वैल्यूज। तो 13 mm को हमने फिर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक जो होता है स्मॉल स्क्वायर वो होता है 0.04 का, तो 52 सेकंड्स हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, चाहे वो QT इंटरवल्स को या R और R के बीच का इंटरवल्स हो। तो फिर हम दोनों को सेकंड्स में कन्वर्ट किए और जो वैल्यू आता है वो आता है लगभग 53 सेकंड्स, 53 सेकंड्स।
तो हमने QTC प्रोलोंगेशन देखा कि QTC कितना है 53 सेकेंड, या बात करें 525 मिली सेकेंड्स, तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे QTC प्रोलोंगेशंस, 525 मिली सेकेंड दिखता है, 440 या 460 फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है मेल्स की अपेक्षा में QTC प्रोलोंगेशंस। तो QTC प्रोलोंगेशंस क्यों स्टडी किया जाता है? ये इसलिए स्टडी किया जाता है कि सपोज करो कोई हमने ड्रग्स बनाया जिसपे हार्ट पे एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं, तो हम वो ड्रग्स देते हैं तो पेशेंट का QTC प्रोलोंगेशंस को निकाला जाता है कैलकुलेशन के थ्रू। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमने एक बेजेट्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको बताया है। इसी तरीके से आप बाकी फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्रेडरिका, फ्रेमिंगहैम और होगिस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो QTC प्रोलोंगेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां देखते हैं थोड़ा सा कि P वेव इनलार्जमेंट्स में क्या होता है, Q वेव में क्या होता है, R वेव, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा विश्राम लेंगे और फिर से हम आएंगे यहाँ पे वापस।